crops for Europe. The British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. रिक्वायर्ड यानी कि जो उनको यूरोप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से या उनको जो ज़रूरत है, यील्ड मतलब प्रदान करना। तो जो ब्रिटिशर्स थे यानी कि जो कंपनी के लोग थे उनको यह भी रियलाइज़ होगा कि जो कंट्री साइड है यानी कि जो ग्रामीण एरिया है, वह उनको केवल रेवेन्यू ही नहीं प्रदान कर सकता, बट यूरोप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे क्रॉप्स भी ग्रो की जा सकती हैं। बाय द लेट 18th century के अंत तक द कंपनी वाज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपैंड द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। ओपियम यानी कि अफीम, इंडिगो यानी कि नील। ठीक है, तो बाय द लेट 18th century के अंत तक कंपनी ने इंडिगो और ओपियम की कल्टीवेशन को एक्सपैंड करने के लिए अपना पूरा जोर दिया, अपना पूरा प्रयास किया। इन द सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलोड, the British persuaded or forced the cultivators in various parts of India to produce other crops. Persuaded यानी कि राजी करना। तो इन द सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलोड यानी कि इसके बाद 150 सालों तक कंपनी ने इंडिया के वेरियस पार्ट में जो कल्टीवेटर्स थे उनको अदर क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए राजी कर लिया या उनको जबरन जो है कि राजी किया। ठीक है, या तो पहले तो राजी कराते थे, अगर आप मान जाए बहला फुसला के मान गए ठीक है, नहीं तो जबरन कराते थे, मतलब आपको करना ही है। ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए उनको मजबूर कर दिया, जैसे कि बंगाल में जूट, असम में टी, शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि उत्तर, जो कि अभी उत्तर प्रदेश है, तो शुगर केन यानी कि गन्ने की खेती को बोलते हैं, गन्ना को बोलते हैं। ठीक है, तो गन्ने की खेती कहाँ पे? यूनाइटेड प्रोविंस में। व्हीट इन पंजाब यानी कि पंजाब में गेहूं, और महाराष्ट्र और पंजाब में कॉटन, और मद्रास में राइस। यानी कल्टीवेटर्स को राजी कर लिया इन जगहों पे कि ये क्रॉप आप जो है कि ग्रो करो, प्रोड्यूस करो। हाउ वाज दिस डन? यह कैसे किया गया? द ब्रिटिश यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मेथड टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप दैट दे नीडेड। तो जो ब्रिटिशर्स थे दोस्तों, उन्होंने जो जिस क्रॉप की उनको जरूरत थी, ठीक है, उसी के हिसाब से उस क्रॉप की कल्टीवेशन को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने कई वैरायटी के मेथड यूज किए, यानी कि कई कई टाइप के क्या किए, मेथड यूज किए या कई तरीके अपनाए। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसी प्रकार का एक क्रॉप था जिसका मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या था। डज कलर हैव ए हिस्ट्री? क्या कलर की भी कोई एक हिस्ट्री है? जैसे आपको फिगर 5 और 6, फिगर 5 है, फिगर 6 है, यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि दो कॉटन के प्रिंट्स हैं। ठीक है, द इमेज ऑन द लेफ्ट शोज अ कलमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया। तो जो लेफ्ट में जो इमेज बना गया है, एक कलमकारी प्रिंट है जो कि कहाँ के वीवर्स द्वारा बनाया गया है? ये आंध्र प्रदेश, जो कि इंडिया का, जो हमारे इंडिया में आंध्र प्रदेश है, वहाँ के वीवर्स द्वारा ये तैयार किया गया है। और जो राइट साइड में इट इज ए फ्लोरल कॉटन प्रिंट है, ये जो राइट साइड वाला है ये है फ्लोरल कॉटन प्रिंट। ठीक है, डिजाइन एंड प्रोड्यूस्ड बाय विलियम मॉरिस, जो कि किसके द्वारा डिजाइन और प्रोड्यूस किया गया है? विलियम मॉरिस के द्वारा, जो कि एक फेमस पोएट और आर्टिस्ट था 19th सेंचुरी का, ब्रिटेन ब्रिटेन का था। ठीक है, दोनों में एक थिंग कॉमन है, वो क्या कि दोनों में यूज अ रिच ब्लू कलर, दोनों में एक रिच ब्लू कलर यूज हुआ है, कॉमनली कॉल्ड इंडिगो, जिसको कॉमनली क्या बोलते हैं? इंडिगो बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, रिच कलर का ब्लू कलर, गाढ़ा कलर, एक बार एक हिसाब से सोच लो कि गाढ़ा कलर। ठीक है, डू यू नो हाउ दिस कलर वाज प्रोड्यूस? क्या आप जानते हो ये कलर कैसे प्रोड्यूस किया जाता था? द ब्लू दैट यू सी इन दीज प्रिंट्स वाज प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो। वह ब्लू कलर जो कि आप इस कलर इस प्रिंट में देख रहे हो, यह एक इंडिगो नाम के प्लांट से प्रोड्यूस किया जाता है। It is likely that the blue dye used in the Morris print in 19th century Britain was manufactured from indigo plants cultivated in India. It is likely यानी कि इस बात की पॉसिबिलिटी है या इस बात की संभावना है। ब्लू डाई का मतलब होता है रंग, तो इस बात की काफी पॉसिबिलिटी है कि 19th सेंचुरी के ब्रिटेन में मॉरिस प्रिंट में यूज किया जाने वाला जो ब्लू कलर है, जो ब्लू कलर था, वह इंडिया में कल्टीवेट किए जाने वाले इंडिगो प्लांट से मैन्युफैक्चर किया गया होगा, यानी कि तैयार किया गया होगा। फॉर इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। तो दोस्तों उस टाइम जो इंडिया था वह वर्ल्ड में इंडिगो का सबसे बड़ा सप्लायर था। व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? आखिर में जो इंडियन इंडिगो के लिए इतना ज्यादा डिमांड क्यों था? इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरी इन द ट्रॉपिक्स। तो जो इंडिगो प्लांट होता है, यानी नील का जो पौधा होता है, वो प्राइमरी मुख्य तौर पे ट्रॉपिक्स में ग्रो होता है। ट्रॉपिक्स यानी कि जो इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से, ये 23.5 डिग्री साउथ से। तो इंडिगो का जो प्लांट होता है मुख्य तौर पे इन्हीं रीजन के बीच में बहुत अच्छा ग्रो होता है। ठीक है, by the 13th century Indian indigo was being used by cloth manufactured in Italy, France and Britain to dye cloth। 13th सेंचुरी तक जो इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के
क्लॉथ मैन्युफैक्चर थे, वो कपड़ों को रंगने के लिए इंडियन इंडिगो का इस्तेमाल कर रहे थे, यूज कर रहे थे। However, only small amount of Indian indigo reached the European market and its price was very high. However, जो इंडियन इंडिगो था उसका केवल थोड़ा सा अमाउंट जो है कि यूरोपियन मार्केट में पहुंच पाता था, इसलिए इसका जो प्राइस था बहुत ज्यादा हाई था। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड ओट टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाइस। वॉयलेट मतलब बैगनी कलर। तो जैसा कि हमने देखा जो यूरोपियन मार्केट थी दोस्तों, वहाँ पे जो इंडियन इंडिगो था बहुत थोड़ी सी मात्रा वहाँ पे पहुंच पाती थी और उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई था। तो इसलिए जो यूरोपियन के क्लॉथ मैन्युफैक्चरर थे, उनको एक दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहना पड़ता था, दूसरे प्लांट पे। उसको क्या ओड का प्लांट था, तो ताकि उससे वो क्या करते बैगनी और ब्लू कलर जो है कि प्रोड्यूस करते थे, बनाते थे। बीइंग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन, वुड वाज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप। क्यों? क्योंकि अब टेम्परेट जोन क्या आता है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाओगे क्या आता है, टेम्परेट जोन। यूरोप हमारा कहाँ पे है, जो यूरोप है वो टेम्परेट जोन में है। तो ठीक है, तो क्योंकि जो वुड था यह एक टेम्परेट जोन में होने वाला प्लांट है, इस वजह से इजीली वहाँ पे यूरोप में अवेलेबल था। इट वाज ग्रोन इन नदर्न इटली, सदर्न फ्रांस एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। तो ये जो ओट का प्लांट था ये कहाँ-कहाँ पे ग्रो होता था? नदर्न इटली में, सदर्न फ्रांस में और जर्मनी के कुछ हिस्सों में और ब्रिटेन में यह क्या होता था? ग्रो होता था ओड। Worried by the competition from indigo, wood producer in Europe pressurized their government to ban the import of indigo। क्योंकि जो वहाँ के जो क्लॉथ के मैन्युफैक्चर थे यूरोप के, जिनको कौन सा प्लांट मिलता था? ओड का प्लांट मिलता था। इससे उनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन झेलना पड़ता था इंडियन इंडिगो से। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो इंडिगो को ओट को जो प्रोड्यूस करते थे दोस्तों, ओट का ज़्यादा डिमांड तो था नहीं, सारा का सारा डिमांड जो है कि नील पे था, यानी कि जो इंडिगो प्लांट पे। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो वहाँ के प्रोड्यूसर थे, ओट को जो प्रोड्यूस करते थे यूरोप में, वे जब इतना बहुत ज़्यादा इंडिगो के कंपटीशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करते हैं कि जो इंडिगो है, इंडिया से जो इंडिगो आ रहा है उसके इम्पोर्ट पे बैन हो जाए। ठीक है? क्लॉथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई। जो क्लॉथ डायर हुआ करते थे, यानी कि कपड़ों को रंगने वाले जो हुआ करते थे, वे ज्यादा करके इंडिगो को एज ए रंग ज्यादा प्रीफर करते थे। क्यों? क्योंकि इंडिगो प्रोड्यूस रिच ब्लू कलर, जो इंडिगो कलर होता था वो रिच ब्लू होता था। फिर है दूसरी, वहीं पे दूसरी जगह द डाई फ्रॉम ओड वाज पेल एंड डल। जबकि जो ओड के प्लांट से प्रोड्यूस होता था रंग, वह पेल, पेल का मतलब होता है कि बेजान सा, डल मतलब फीका, वो फीका होता था और थोड़ा बेजान सा होता था। बाय द 17th सेंचुरी तक यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर परसुएडेड देयर गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इंपोर्ट। तो क्या हुआ दोस्तों, 17th सेंचुरी तक जो यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर थे उन्होंने अपने गवर्नमेंट को राजी कर लिया, उनको मना लिया कि जो अभी इंडिगो के इंपोर्ट पे है, या जो इंडिगो के इंपोर्ट पे बैन है, उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया जाए। द फ्रेंच बिगन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन Saint Domingue in the Caribbean island, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica and the Spanish in Venezuela। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि जो फ्रेंच थे, फ्रेंच ने इंडिगो का कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया कहाँ पे? सेंट डोमिंग्यू, जो कि कहाँ पे? कैरेबियन आइसलैंड है। ठीक है, और उसके बाद ये पोर्चुगीज जो पोर्चुगीज थे उन्होंने ब्राजील में स्टार्ट कर दिया, और जो इंग्लिश थे उन्होंने जमाइका में, और उसके बाद जो स्पेनिश थे उन्होंने वेनेजुएला में कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया किसका? इंडिगो का। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको जो ये जो दिख रहा है ये सेंट डोमिंगो आइलैंड है, जो कि कहाँ पे? कैरेबियन सी में है। और यहाँ पे जमाइका है, ये भी कहाँ पे? कैरेबियन सी में है। ठीक है, तो फ्रेंच जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने सेंट डोमिंगो आइसलैंड जो कि कैरेबियन सी है वहाँ पे नील का कल्टीवेशन यानी कि इंडिगो का कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो पोर्चुगीज थे उन्होंने ब्राजील, जो कि ब्राजील यहाँ पे है, ठीक है, ब्राजील में कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया किसका? इंडिगो का। और उसके बाद जमाइका जो है यहाँ पे इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और वेनेजुएला वेनेजुएला यहीं पे वेनेजुएला भी है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है वेनेजुएला। तो यहाँ पे जो स्पेनिश थे उन्होंने इंडिगो का कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इंडिगो प्लांटेशंस आल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के भी बहुत सारे पार्ट्स में जो इंडिगो के प्लांटेशन थे वो भी सामने आ गए थे। प्लांटेशन क्या होता है? अ लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय अ प्लांटर एम्प्लॉइंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। तो प्लांटेशन क्या होता है? एक लार्ज फार्म, बहुत बड़ा फार्म होता है जी, किसके द्वारा ऑपरेट होता है? वो प्लांटर के द्वारा। ठीक है, प्लांटर बहुत सारे मजदूरों को जबरन वहां पे काम करवाता है, बहुत सारे लोगों को वहां पे जबरन काम करवाता था। ठीक है, प्लांटेशंस आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, शुगर केन, टोबैको
टी एंड कॉटन। नॉर्मली जब भी कॉफी, शुगर केन, टोबैको, टी और कॉटन के प्रोडक्शन में प्लांटेशन का जो प्लांटेशन को एसोसिएट किया जाता है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द 18th century, द डिमांड फॉर इंडिगो, इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर। तो फिर बाद में क्या हुआ कि 18th सेंचुरी के अंत तक जो डिमांड था इंडियन इंडिगो का, वो और ज्यादा बढ़ गया। ब्रिटेन बिगन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपैंडेड ड्रामेटिकली। अब क्या हो रहा था कि ब्रिटेन जो है अभी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपैंडेड ड्रामेटिकली, और जो इसका कॉटन प्रोडक्शन था वो भी बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रहा था, क्रिएटिंग एन एनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लॉथ डाइज। इनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा। तो क्या हुआ कि ब्रिटेन जो है कि जैसे हमने देखा बाय द एंड ऑफ 18 सेंचुरी के अंत तक जो डिमांड था इंडियन इंडिगो का वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो है कि अब इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था और इसका जो कॉटन का प्रोडक्शन था दोस्तों बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रहा था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है किसी क्लॉथ डाइज की। While the demand for indigo increased, its existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. अब क्या हुआ कि ब्रिटेन में कि जबकि जो डिमांड था इंडिगो का वो तो इंक्रीज हो रहा था, ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका था, बहुत ज्यादा मांगे बढ़ गई थी इंडिगो की। बट उसके बाद जो एग्जिस्टिंग सप्लाई था, पहले क्या हुआ करता वेस्ट इंडीज और अमेरिका से जो है कि इंडिगो की सप्लाई होती थी ब्रिटेन में, वो जो है कोलैप्स हो गई थी। उसके बहुत सारे रीजन थे, ठीक है। बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ। तो 1783 से 1789 के बीच जो वर्ल्ड का इंडिगो प्रोडक्शन था वो आधा रह गया था, मतलब हाफ हो गया था। क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डिस्परेटली लुक्ड फॉर अ न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई। डेस्परेटली का मतलब होता है बेचैनी से। तो जो क्लॉथ डायर थे ब्रिटेन के, वे अब बहुत बेचैनी से इंडिगो सप्लाई का दूसरा नया जो है कि सोर्स खोज रहे थे। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोक्योर्ड। अब यह इंडिगो कहाँ से मिल सकता था, कहाँ से प्रोक्योर हो सकता था? ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। अब जो है कि ब्रिटेन इंडिया की तरफ आता है कि फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वे टू एक्सपैंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। अब क्या हुआ दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि इंडिगो की जो मांग थी, वहां पे जो डिमांड थी यूरोप में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक है। तो इस यूरोप में इस इंडिगो की डिमांड को बढ़ता हुआ देख जो कंपनी थी उसने इंडिया में जो इंडिगो का कल्टीवेशन होता था जिस एरिया में, उसको एक्सपैंड करने यानी कि और बढ़ाने के चक्कर में खोजे, मतलब और तरीका देखने लगी। यानी कि अभी मान लो ये पूरा इंडियन एरिया, मान लो सपोज इतना केवल इतने एरिया में इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा था। अब कंपनी सोच रही इस एरिया को और बढ़ाया जाए और एक्सपेंड कर दिया जाए इंडिगो कल्टीवेशन का, ठीक है। फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th century, इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली एंड बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। तो क्या हुआ कि 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड से जो इंडिगो का कल्टीवेशन था बंगाल में वो बहुत तेज एक्सपैंड हुआ रैपिडली, एंड बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रहा था। एंड बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। अब जो है बंगाल की जो इंडिगो थी, यानी बंगाल की जो नील थी, पूरे वर्ल्ड की मार्केट में डोमिनेट करने लगी, ठीक है। इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। देखो जो 1788 में, यानी कि 1788 1788 में क्या हुआ कि ब्रिटेन में जितना इंडिगो इंपोर्ट हुआ उसका केवल 30% जो है इंडिया से था। यानी सपोज अगर 100 मान लो, सपोज 100 टन जो है कि टोटल इंपोर्ट हुआ ब्रिटेन में क्या इंडिगो वर्ल्ड से, तो इसका केवल 30 टन कहाँ से था? इंडिया से था 1788 में, ठीक है। बाई 1810 द प्रोपोर्शन हैड गॉन अप टू 95%, मतलब 1810 तक 1788 में हमने देखा केवल 30% था दोस्तों, तो वही आके 1810 में यानी 1810 तक क्या हुआ, अब वो प्रोपोर्शन 95% चला गया। यानी कि 95% जो इंडिगो का इंपोर्ट होता था वो इंडिया से हो रहा था और बाकी 5% वर्ल्ड के अदर पार्ट से हो रहा था। As the Indigo trade grew, commercial agent and officials of the company became investing in Indigo production. तो क्या हुआ, जैसे जैसे इंडिगो का ट्रेड बढ़ता गया, जो कॉमर्शियल और ऑफिशियल एजेंट थे कंपनी के, उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि वे अब उन्होंने इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिसर्स लेफ्ट देयर जॉब्स टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। यानी बीते कुछ सालों में क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनी के ऑफिसर जो थे उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया और अपना इंडिगो का बिजनेस देखने लगे। अट्रैक्टेड बाय द prospect of high profit, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters.
प्रोस्पेक्ट मतलब उम्मीद या आशा। तो क्या हुआ कि जो इतना इसमें जो इंडिगो का प्लांट या इंडिगो की जो खेती होती थी उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था। ठीक है, तो इस हाई प्रॉफिट की आशा में या हाई प्रॉफिट की उम्मीद से अट्रैक्ट होते हुए बहुत सारे स्कॉट्समैन और इंग्लिशमैन क्या हुए, वे इंडिया आए और प्लांटर्स बन गए। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लोन्स फ्रॉम द कंपनी एंड द बैंक दैट वर कमिंग अप एट द टाइम। तो वे लोग इंडिया में जो कल्टीवेटर्स थे उनमें से अगर किसी के पास इसको प्रोड्यूस करने की या कोई भी इंडिया में कोई था, अगर उनके पास इंडिगो को प्रोड्यूस करने का पैसा नहीं था, तो पैसा कहाँ से मिलता? तो उनको इसके लिए कंपनी भी लोन दे रही थी और उस टाइम की जो बैंकें आ रही थी वो भी उनको लोन दे रही थी। ठीक है? हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड? इंडिगो किस प्रकार से कल्टीवेट किया जाता था? देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। तो इंडिगो कल्टीवेशन के उस टाइम दो सिस्टम थे, एक तो निच एंड दूसरा विओटी सिस्टम, दो सिस्टम थे। विद इन द सिस्टम ऑफ निच कल्टीवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल। तो क्या होता था, जो निच कल्टीवेशन होता था उसमें जो प्लांटर प्रोड्यूस करता था इंडिगो इन इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल, यानी कि उस लैंड में वो प्रोड्यूस करता था जो कि वो डायरेक्टली कंट्रोल करता हो या डायरेक्टली ओन करता हो। ही आइदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार, या तो उसने लैंड को बाई किया हो या रेंट भी लिया हो दूसरे जमींदार से। एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर लेबरर्स, और इंडिगो को प्रोड्यूस कर रहा हो डायरेक्टली वहां पे हायर लेबर को यानी कि लेबर्स को हायर करके। यानी कि सपोज अगर मान लो यहाँ पे ये है, एक प्लांटर है, ठीक है, अब यहाँ पे एक लैंड है। निस कल्टीवेशन में क्या होता था, ये इसमें तब जाके यहाँ पे प्लांटेशन करता था, या आप बोल सकते हो इंडिगो प्रोड्यूस करता था। ये क्या करता था, ए वाला जो लैंड होता था, ए या तो ए का होता था यानी कि इस प्लांटर का होता था, या तो ये किसी जमींदार से रेंट पे लिया हो या उससे खरीदा हो। ये होता था निज कल्टीवेशन में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर 7 में क्या हुआ कि दिस स्लेव रिवॉल्ट इन सेंट डोमिंगो में स्लेव रिवॉल्ट हुआ था अगस्त 1791 में। ठीक है, in the 18th century, French planters produced indigo and sugar in the French colony of Saint Domingue in the Caribbean island। क्या हुआ 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच प्लांटर्स थे उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, इंडिगो और सुगर फ्रेंच कॉलोनी में, जहाँ की सेंट डोमिंगो में थी, कैरिबियन आइलैंड में थी। अफ्रीकन स्लेव्स हु वर्कड ऑन द प्लांटेशन रोज इन रिबेलियन इन 1791। जो अफ्रीकन स्लेव थे वे रिबेलियन कर जाते, विद्रोह कर देते हैं 1791 में। ठीक है, बर्निंग द प्लांटेशंस एंड किलिंग दियर रिच प्लांटर्स। क्या करते थे, प्लांटेशन को जला देते थे, पूरा खेती को पूरा जला देते थे, और जो उनके रिच प्लांटर होते थे उनको मार डालते थे। इन 1792 फ्रांस अबोलिश स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनी। तो फ्रांस ने क्या किया, 1792 में फ्रेंच कॉलोनी में स्लेवरी खत्म कर दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या पूरा रिवील कर रहे हैं। यहाँ पे देखो जो अमेरिकन वो क्या होते थे, तो थोड़ा ब्लैक पीपल यानी काले लोग होते थे, देख रहे हो कि एकदम काट डालते थे, मार डालते थे पूरा, बहुत ज्यादा आक्रोश में आ गए थे। ठीक है, द प्रॉब्लम विद निच कल्टीवेशन। ठीक, अब स्लेव पहले देख लेते हैं स्लेव क्या होता है। स्लेव अ पर्सन हु इज ओन बाय समवन इज, यानी एक पर्सन ऐसा पर्सन जिसको कोई और ओन करता हो, मतलब किसी और के अंडर में काम कर रहा हो। दिस स्लेव ओनर यानी कि एक स्लेव ओनर के अंडर में आता हो। अ स्लेव हैज नो फ्रीडम, एक स्लेव के पास कोई फ्रीडम नहीं होता। एंड इज कंपेल्ड टू वर्क फॉर द मास्टर, और उसे मजबूर होता है अपने मास्टर के लिए काम करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि निज कल्टीवेशन जो था दोस्तों, जिसको कि प्लांटर जो है कि उस लैंड पे प्रोडक्शन करता था इंडिगो का, जो कि वो डायरेक्टली ओन किया हो या तो किसी जमींदार से बाई किया हो या तो रेंट पे लिया हो। और वो क्या करता था, हायर लेबर को एम्प्लॉय करता था। अब निज कल्टीवेशन के साथ प्रॉब्लम क्या थी, द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। तो प्लांटर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि वो निज कल्टीवेशन अपना एरिया एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, या हम बोल सकते हैं निज कल्टीवेशन में एरिया को एक्सपेंड करने में प्लांटर्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। इंडिगो कुड बी कल्टीवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड। देखो जो इंडिगो था वो केवल फर्टाइल लैंड यानी कि जो उपजाऊ जमीन है उसी पे उसको कल्टीवेट किया जा सकता था। एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और ये वाला जो रीजन था वो ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड था, बहुत सारे लोग इसी रीजन पे रहते थे। ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। तो केवल जो छोटे छोटे प्लॉट्स थे इधर उधर लैंडस्केप पे, वही केवल एक्वायर किए जा सकते थे, मतलब वहीं पे नील की खेती होती थी। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरियाज इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशंस। तो जो प्लांटर्स थे उनको बहुत ज्यादा एरिया, लार्ज एरिया चाहिए होता था इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए इन प्लांटेशन में। ठीक है, यानी कि प्लांटेशन में इंडिगो को कल्टीवेट करने के लिए प्लांटर्स को कुछ ज्यादा एरिया चाहिए था। वेयर कुड दे गॉट सच लैंड फ्रॉम, वो ऐसी लैंड कहाँ से प्राप्त कर सकते थे। दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड इविक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम द एरिया। लीज यानी कि भाड़े पे लेना, एविक्ट मतलब कि निकाल देना।
तो जो प्लांटर्स थे उन्होंने क्या किया, जो जो इंडिगो की फैक्ट्री थी उसके आसपास पर लीज पे जमीन लेने का प्रयास किया और वहां के जो भी पीजेंट्स यानी कि जो भी वहां के किसान थे उनको क्या किया, हटा दिया। बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, बट इससे क्या हुआ, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन पैदा हो जाता था। नॉर वाज लेबर इजी टू मोबिलाइज, क्योंकि जो लेबर थे, जो मजदूर थे, उनको भी मोबिलाइज करना, उन्हें भी इकट्ठा करना आसान नहीं था। क्यों? लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट। तो सीधी सी बात है भैया कि अगर लार्ज प्लांटेशन होगा, बड़ी खेती रहेगी, उसमें ज्यादा नंबर की मतलब ज्यादा नंबर चाहिए मजदूरों का। ठीक है, यानी कि एक लार्ज प्लांटेशन को हैंडल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ज्यादा मजदूरों की संख्या की जरूरत होती है। एंड लेबर वाज नीडेड प्रिसाइजली एट अ टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन। देखो ये चीज समझने की जरूरत है, उस टाइम पे जो लेबर होते थे वो मोबिलाइज क्यों नहीं होते, क्यों नहीं मिलते थे? क्योंकि ये जो इंडिगो का कल्टीवेशन होता था तो प्रिसाइजली यानी एग्जैक्ट उसी टाइम पे होता था जब जो दूसरे किसान होते थे यूजुअली अपने राइस के कल्टीवेशन में बिजी रहते थे। ठीक है, यानी कि जब राइस का कल्टीवेशन होता था सेम उसी टाइम्स का होता था, तो जो मजदूर लोग थे वो अपने राइस के कल्टीवेशन में बिजी रहते थे, तो इसके इंडिगो में कहाँ से मिल पाएंगे? निच कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल आल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लाव एंड बुलॉक्स। प्लाव मतलब होता है कि हल, और बुलॉक्स मतलब होता है बैल। तो निच का कल्टीवेशन अगर आपको लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे करना है, उसके लिए बहुत सारे हल और बैल की जरूरत पड़ती थी। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लग्स। अब सोचो अगर 1 बीघा जमीन है किसके, इंडिगो का, यानी इंडिगो इस पूरे 1 बीघे की जमीन में इंडिगो का कल्टीवेशन हुआ है, ठीक, इसके लिए आपको 2 हल चाहिए होते हैं, 2 हल रिक्वायर्ड था। दिस मीन दैट अ प्लांटर विद 1000 बीघास वुड नीड 2000 प्लग्स। अब सोचो अगर कोई एक प्लांटर, प्लांटर के पास बहुत सारी जमीन होती थी उस टाइम ना, वो क्या करते थे, जबरन कराते थे। तो जबरन क्या करते थे, लीज पे ले लेते थे या तो कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती साइन करा लेते थे। तो अगर एक प्लांटर के पास, कोई एक प्लांटर है उसके पास 1000 बीघे की जमीन है, ठीक है, और 1000 बीघे की जमीन है, तो सीधी सी बात उसको कितना हल चाहिए, 2000 हल चाहिए। इन्वेस्टिंग ऑन, और एक चीज देखिए, बीघा क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, या मेजरमेंट लैंड को मेजर करने का एक यूनिट होता है। बिफोर ब्रिटिश रूल द साइज ऑफ दिस एरिया वेरीड। ब्रिटिश रूल के पहले यह जो साइज था इसका वैरी करता था। इन बंगाल द ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज्ड इट टू अबाउट 1/3 ऑफ एन एकड़। तो बंगाल में ब्रिटिशर्स ने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि इट इज अ 1/3 ऑफ एन एकड़। 1 एकड़ का 1/3 होता है 1 बीघा। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लग वाज अ बिग प्रॉब्लम। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता था कि ये 2000 प्लग क्यों नहीं लेते थे, कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनको खरीदने में और इनको मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी जो प्लांटर होते थे। Nor could supplies be easily got from the peasants since their plugs and bullocks were busy on their rice field। देखो अगेन एग्जैक्टली एट द टाइम दैट द निगो प्लांटर्स नीडेड देम। अब देखो फिर पहला तो ये कि ये खरीद नहीं सकते थे, मेंटेनेंस में भी प्रॉब्लम होता था, बहुत मतलब खरीदने में मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आता था। ठीक है, अब बात आती है कि यार किसी से ले तो सकते थे। देखो नॉर कुड सप्लाईज भी इजीली गॉट फ्रॉम द पीजेंट, पीजेंट से भी उनको सप्लाई नहीं मिल पाती थी। क्यों? सिंस देयर प्लग्स एंड बुलॉक्स वर बिजी ऑन देयर राइस फील्ड, क्योंकि हमने देखा कि राइस फील्ड के कल्टीवेशन के टाइम में, जो राइस का कल्टीवेशन रहता है, प्रिसाइजली उसी टाइम पे इंडिगो का भी कल्टीवेशन हो रहा था। अब भैया जब फार्मर बिजी रहेंगे अपने राइस के कल्टीवेशन में, उसको छोड़ के आपको थोड़ी ना दे देंगे। तो सेम यही प्रॉब्लम थी कि उनको, अब जो बैल थे और जो हल था वहां से इससे पिजन से नहीं मिल पाता था, क्योंकि इनका जो हल या बैल होता था इनकी राइस की कल्टीवेशन में बिजी था। ठीक है, एट द सेम टाइम इनको प्लांटर नीड रहते, जब उनको इनको के प्लांटर्स को नीड होता था। तो इसके साथ ये प्रॉब्लम चलती थी, किसके साथ? निच कल्टीवेशन सिस्टम, जो निच सिस्टम था। ठीक है, टिल द लेट 19th सेंचुरी के अंत तक प्लांटर्स वर देयरफॉर रिलक्टेंट टू एक्सपैंड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन। तो क्या हुआ, 19th सेंचुरी के अंत तक जो प्लांटर्स थे वे रिलक्टेंट थे, मतलब अनिच्छुक थे कि जो निच कल्टीवेशन के अंडर में जो एरिया उसको एक्सपैंड किया जाए। लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर दिस सिस्टम। तो जितना भी लैंड प्रोड्यूस, जितने भी लैंड की एरिया पे, लैंड पे इंडिगो प्रोड्यूस किया जाता था, उसका उसमें 25% से भी कम का एरिया जो था 19 कल्टीवेशन के अंदर आता था। और जो रिमेनिंग एरिया, सीधी सी बात, दूसरा कल्टीवेशन जो हमने देखा रियोती सिस्टम जो था उस पे आता था। ठीक है, द रेस्ट वाज अंडर एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन, द रियोती सिस्टम। ठीक है, यानी कि 25% से भी कम का हिस्सा जो इंडिगो कल्टीवेशन का था, यानी कि जिस पूरे एरिया पे, अगर ये पूरा एरिया है जहाँ इंडिया में जिसपे कि इंडिगो का कल्टीवेशन होता है, इसमें 25% से भी कम कल्टीवेशन होता था किस सिस्टम के अंतर्गत? निज सिस्टम के अंतर्गत। और 75% से भी ज्यादा आता था कि सिस्टम के अंतर्गत? रियोती सिस्टम के अंतर्गत। अब देखते हैं रियोती सिस्टम क्या होता है। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियोट्स।
अंडर द रियोटी सिस्टम के अंतर्गत द प्लांटर्स फोर्स द रियोट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। जो प्लांटर्स होते थे वो रियोट यानी कि किसान को जबरन जो है कि उनको फोर्स करते थे, जबरदस्ती एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते थे, एन एग्रीमेंट, जिसको सट्टा बोलते थे। एट टाइम दे प्रेसाइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रियोट्स। कभी कभी क्या करते थे, वो जो गांव का हेडमैन होता था यानी गांव का जो मुखिया होता था उसको प्रेसराइज करते थे कि वो जो गांव के यानी कि जो रियोट्स हैं, जो किसान है, उनके बिहाफ पे वो साइन कराए कॉन्ट्रैक्ट। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांस। जो साइन कर देते थे, एक बार अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया, वो क्या करते थे, कैश एडवांस प्रोवाइड करते थे फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसका लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता था टू प्रोड्यूस इंडिगो। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एक बार अगर उसने साइन कर दिया, कोई एक रेत यानी कोई एक किसान अगर प्लांटर्स के साथ एक बार उसने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया तो उसको कैश एडवांस मिलता था, यानी आप समझ जाओ लोन मिलता था। इस पे या कैश एडवांस देते थे नील जो इंडिगो का प्रोडक्शन था या इंडिगो का कल्टीवेशन को या इंडिगो को कल्टीवेट करने के लिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्लांटर्स उनको क्या प्रोवाइड करते थे, कैश एडवांस देते थे या पैसे देते थे। जान लो कि मतलब खेती करने से पहले कर्जा दे देते थे। बट द लोन कमिटेड द रिवॉर्ड टू कल्टीवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि उस प्रॉब्लम ये थी कि लोन आपको तभी मिलता अगर आप मतलब कोई एक किसान है मान लो जिसने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया हो, समझना इस चीज को, अगर वह अपनी एरिया का एटलीस्ट 25 मतलब जितना लैंड एरिया है, जितना उसके पास खेत है, उसका अगर 25% एरिया एटलीस्ट यानी एटलीस्ट 25% एरिया पे आपको इंडिगो का कल्टीवेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपको लोन मिलता था। ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट पे साइन अगर आपने कर दिया, आपको देना ही देना है। The planter provided this seed and the drill। जो प्लांटर थे वे सीड यानी कि बीज प्रोवाइड करते थे और ड्रिल यानी कि जो भी इक्विपमेंट होता था उसकी खेती के लिए। while the cultivators prepared the soil, जबकि जो कल्टीवेटर होता था यानी जो किसान होता था वो सॉइल प्रिपेयर करता था, बीज को बोता था एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप, और क्रॉप का देखभाल करता था। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर में सीधे दिखाया गया है कि कुछ वर्कर्स हैं जो कि हार्वेस्टिंग कर रहे हैं इंडिगो का। When the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the road and the cycle started all over again। तो क्या होता था दोस्तों कि एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट उसने मान लो कोई पीजेंट कोई किसान है, ठीक है, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किसके साथ, प्लांटर के साथ, तो प्लांटर एडवांस में उसको लोन दे देता था। और लोन उस पे क्या था, जो एक मतलब यानी कि कंडीशन थी कि आपका जितना भी परसेंट लैंड है, अगर मान लो आपको 100 एकड़ आपकी लैंड है, एटलीस्ट 25 एकड़ में आपको इंडिगो का कल्टीवेशन करना है, इस शर्त पे लोन देती थी। ठीक है, और थोड़ा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कम था। तो जब एक बार क्रॉप हो जाती थी हार्वेस्ट के बाद, मतलब जब कटाई हो जाती थी फसल की, यानी कि इंडिगो की जब कटाई हो जाती थी, अ न्यू लोन वाज गिवन टू द रोड व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर। जब क्रॉप जो था, जो फसल थी, प्लांटर को डिलीवर की जाती है हार्वेस्ट के बाद, एक न्यू लोन दिया जाता था किसको, रोड को, यानी कि किसान को। एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। और यह जो चक्र था, जो साइकिल था, फिर से स्टार्ट होने लगता है कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगातार देना ही पड़ रहा था। ठीक है, पीजेंट्स हु वर इनिशियली टेम्प्टेड बाय द लोन सून रियलाइज हाउ हार्श द सिस्टम वाज। टेम्प्टेड मतलब कि एक आकर्षित, लालच बस। ठीक है, कि पीजेंट हु वर इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, वे पीजेंट, वे किसान जो कि स्टार्टिंग में लालच में, टेम्प्टेड का मतलब लालच भी होता है, कि लोन के लालच में अट्रैक्ट हुए थे, उन्हें बहुत शीघ्र ही रियलाइज हो गया कि हाउ हार्ड द सिस्टम वाज, कि यह सिस्टम कितना ज्यादा, कितना दमनकारी, कितना अत्याचारी है, कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस वाज वेरी लो। नहीं, जो इंडिगो प्रोड्यूस करते उसके लिए जो उनको प्राइस मिलता था वो बहुत कम था। एंड दिस साइकिल ऑफ लोन नेवर एंड। और जो यह साइकिल था, जो चक्र था लोन का और रेट चुकाने का, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ही मतलब कि खत्म नहीं होता था, नेवर एंडेड, कभी खत्म ही नहीं होता था। देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू, इसके कुछ और भी प्रॉब्लम्स थे, इसके ड्रिल सिस्टम के। The planters usually insisted that indigo be cultivated on the best soil in which peasants prefer to cultivate rice। Insist मतलब जोर देना। तो जो प्लांटर्स थे वे यूजुअली जोर देते थे, जब क्या जोर देते थे कि इंडिगो जो है कि बेस्ट सॉइल पे कल्टीवेट करना है, मतलब सबसे अच्छी मिट्टी पे। यूजुअली जिस पे जो पीजेंट होते थे, जो किसान होते थे, उस पे क्या करते थे, यूजुअली वे राइस कल्टीवेट करते थे। यानी कि जो पीजेंट होते थे वे प्रीफर करते थे कि जिस लैंड पे राइस कल्टीवेट हो उस पे उनसे क्या कराया जाता था, उस पे इंडिगो का कल्टीवेशन होता था। इंडिगो मोर ओवर हैड डीप रूट। देखो जो इंडिगो होता है यानी जो नील का पौधा होता है, उसकी रूट्स जो होती है ना बहुत डीप होती है, यानी बहुत बड़ी रूट होती है, गहराई तक जाती है। एंड इट एग्जॉस्टेड दिस सॉइल रैपिडली। और बहुत जल्दी ये सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको खत्म कर देती है।
आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस। एक बार अगर उस पे कोई भी लैंड है, अगर इस पे इंडिगो का कल्टीवेशन हो गया, एक बार इंडिगो की खेती हो गई, उसके बाद जीवन में कभी इस पे राइस का कल्टीवेशन हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये राइस कहाँ पे कल्टीवेट होता है, जहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल होती है, क्योंकि जो फर्टिलिटी होती थी उसको इंडिगो का प्लांट होता था, जो उसकी डीप रूट्स होती थी वो खत्म कर देते थे। ठीक है, अब देखते हैं कि हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस, जो इंडिगो है वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। एक इंडिगो फैक्ट्री यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडिगो की फील्ड के नियर बाय एक इंडिगो की फैक्ट्री है। ठीक है, द इंडिगो विलेजेस वर यूजुअली अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज ओन बाय प्लांटर। जो इंडिगो विलेजेस होते थे, इंडिगो के जो गांव होते थे, उन यूजुअली किसके अराउंड होते थे, इंडिगो की जो फैक्ट्रीज होती थी उनके अराउंड में होती थी। इंडिगो की फैक्ट्रीज को कौन ओन करता था, यानी किसकी फैक्ट्रीज होती थी, प्लांटर्स की। ठीक है, आफ्टर हार्वेस्ट, जब एक बार हार्वेस्ट हो जाता था, यानी कटाई हो जाती थी, द इंडिगो प्लांट वाज टेकन टू द वैट्स इन द इंडिगो फैक्ट्री। जो इंडिगो प्लांट्स होता था उसको वैट्स में लेके जाया जाता था। वैट क्या होता है, अब फर्मेंटिंग अ स्टोरेज वेसल, एक वेसल होता है, ठीक है, एक बर्तन जैसा होता है, जैसे ये क्या है, वैट है। ठीक है, 3 or 4 वैट्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाई, डाई यानी कि कलर। 3 से 4 वैट चाहिए, यानी 3 से 4 आपको क्या चाहिए, एक वेसल चाहिए आपको इंडिगो को तैयार करने में, मैन्युफैक्चर करने में। ठीक है, ईच वैट हैड ए सेपरेट फंक्शन। जो सारे वैट होते हैं उसके अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। द लीव्स स्ट्रिप्ड ऑफ द इंडिगो प्लांट वर फर्स्ट सोक्ड इन वार्म वाटर इन अ वैट नोन एज फर्मेंटिंग आज स्टीपर वैट फॉर सेवरल आवर्स। स्ट्रिप्ड ऑफ का मतलब होता है हटाना या निकालना। जब इंडिगो के प्लांट से स्ट्रिप को, उसके पत्तियों को, लीव्स को स्ट्रिप कर दिया जाता था या हटा दिया जाता था, जो इंडिगो प्लांट वर फर्स्ट सोक्ड इन वार्म वाटर। जो उसकी पत्तियां होती थी उनको एक वार्म वाटर में, एक वैट में, उस वैट का नाम होता था फर्मेंटिंग और स्टीपर वैट। उस वैट में गर्म पानी में क्या किया जाता था, सोक किया जाता था, तो मतलब डुबा दिया जाता था कि कई घंटों तक उसको क्या किया जाता था, भिगोया जाता था। When the plants fermented, जब प्लांट्स फर्मेंट हो जाते थे, the liquid began to boil and bubble। तो उसके बाद जो लिक्विड होता था, जिस लिक्विड में उस पत्ती को डुबो कर रखा गया है, वो क्या करने थे, बॉयल स्टार्ट, मतलब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती थी, बॉयल करते थे और उसमें से बबल आना लगता था। नाउ द रोटन लीव्स वर टेकन आउट। जो रोटन मतलब सड़ जाती थी पत्तियां, जब फर्मेंट होती मतलब सड़ जाती थी, जब सड़ जाती थी जो पत्तियां, टेकन आउट उसको निकाला जाता है, एंड द लिक्विड ड्रेन इनटू अनदर वैट। जो लिक्विड होता था दूसरे वैट में उसको ड्रेन किया जाता था। दैट वाज प्लेस जस्ट बिलो द फर्स्ट वैट, जिसको कि जस्ट पहले वैट के नीचे प्लेस किया जाता था। यानी कि अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो, 3 4 अगर वैट हैं, उसको क्या किया जाता है, एक का लेवल ये रहेगा, दूसरे का यहाँ पे, तीसरे का यहाँ पे, चौथे का ऐसे ऐसे रहता था। अब पहले में जब उन्होंने पत्ती को क्या किया, भिगोया, उसके बाद जब पत्ती फर्मेंट हो गई, लीव जो है फर्मेंट हो गई, सड़ गई एकदम, पत्तियों को निकाल दिया जाता था और इसको ड्रेन कर दिया जाता सेकंड वाले में, सेकंड वाले वैट में, जो सेकंड लेवल पे होता था। ठीक है, सेकंड वैट को क्या बोलते थे, बीटर वैट बोलते थे। दिस सॉल्यूशन वाज कंटिन्यूअसली स्टीयर्ड एंड बीटन। अब इस सॉल्यूशन होता था उसको कंटिन्यू स्टीयर किया जाता, मतलब घुमाया जाता था, उसको हिलाया जाता था और पैडल से उसको पीटा जाता था। When the liquid gradually turn green and then blue, जब लिक्विड पहले ग्रीन होता था यानी कि हरा कलर का हो जाता था, फिर ब्लू हो जाता था, लाइम वाटर वाज एडेड टू द वाइट। लाइम यानी कि चूने का पानी उसमें उस वाइट में ऐड किया जाता था। ग्रेजुअली द इंडिगो सेपरेटेड आउट इन फ्लैक्स। जो इंडिगो होता था धीरे धीरे क्या होता, फ्लैक्स में, यानी कि ऐसे फ्लैक्स में क्या होता, सेपरेट हो जाता था। अब मडी सेडिमेंट सेटल एट द बॉटम ऑफ द वैट। एक मडी सेडिमेंट जो है कि बॉटम पे, वो उस वैट के बॉटम पे सेटल हो जाता था। एंड द क्लियर लिक्विड रोज टू द सर्फेस। जो क्लियर लिक्विड होता था उस सरफेस पे आ जाता था। द लिक्विड वाज ड्रेन ऑफ, लिक्विड को ड्रेन ऑफ कर दिया जाता, ड्रेन किया जाता था। एंड सेडिमेंट द इंडिगो पल्प ट्रांसफर टू अनदर वैट। जो इंडिगो का पल्प होता था, सेडिमेंट जो होता था, उसको दूसरे वैट में ट्रांसफर कर दिया जाता था, जिसको सेटलिंग वैट बोलते थे। एंड देन प्रेस्ड एंड ड्राइड फॉर सेल। उसको फिर प्रेस किया जाता था, सेल के लिए ड्राइड कर दिया जाता था। अब जैसे फिगर इलेवन देख सकते हो, वुमन यूजुअली कैरी द इंडिगो प्लांट टू द वैट्स। तो वैट जो होता था यहाँ पे, इस वैट में जो इंडिगो प्लांट होता था उसको नॉर्मली वुमेन्स लेके आ जाती थी, औरतें लेके आती थी। इसको ये देखो वैट बीटर है। इंडिगो वर्कर हियर इज स्टैंडिंग विद द पैडल, इसके साथ एक पैडल है। दैट वाज यूज्ड टू स्टीयर द सॉल्यूशन इन द वैट, जिस पैडल का यूज वैट में जो सॉल्यूशन था उसको स्टीयर करने में, हिलाने में किया जाता था। दीज वर्कर्स हैड टू रिमेन इन वेस्ट डीप वाटर फॉर ओवर 8 आवर्स टू बीट द इंडिगो सॉल्यूशन। तो इन बेचारों को 8 घंटा से भी ज्यादा जो है कि इंडिगो की जो वाटर होता था, इनकी कमर तक पानी रहता था, उसमें रहना पड़ता था। ठीक है, द इंडिगो इज रेडी फॉर सेल। अब यहाँ पे इंडिगो सेल के लिए रेडी है। हियर यू कैन सी द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन। यहाँ पे ये लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का लास्ट स्टेज है। वर्कर स्टाम्पिंग एंड कटिंग द इंडिगो पल्प। यहाँ पे वर्कर जो स्टैम्प कर रहे हैं,
इंडिगो पल्प जो है उसको क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे एक क्या कट किया जा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वो उसको स्टैंप लगा रहे हैं, ठीक है। दैट हैज बीन प्रेस्ड एंड मोल्डेड इन द बैकग्राउंड यू कैन सी अ वर्कर कैरिंग अवे द ब्लॉक्स फॉर ड्राइंग। अब यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड में देख सकते हो आप, यहाँ पे एक वर्कर इसको ड्राई सूखने के लिए लेके जा रहा है, ठीक है।